थ्योरीज हैं और उसमें से जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये है क्या? ये कहता है कि लाइट जो है वो जब मूव करती है तो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में क्या करती हैं? प्रोपोगेट करती हैं, और इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं। इसके अलावा और भी हाइपोथेसिस हैं, लेकिन एक आइंस्टीन की मॉडर्न थ्योरी है, वो ये कहती है कि लाइट क्या है? फोटॉन है। लाइट क्या है? लाइट फोटॉन्स हैं। फोटॉन्स का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी जो लाइट होती है वो पैकेट के फॉर्म में चलती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, हमें जो 10th में जो फिनोमिना पढ़ना है वो रिफ्लेक्शन से शुरू है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये छोटी क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट जब किसी सरफेस से टकरा करके और सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। ठीक है, क्या होती है? जब किसी सरफेस से टकरा करके, सरफेस जैसे मिरर हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है, टकरा करके, और जब सेम मीडियम में, ध्यान रखना मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, जब सेम मीडियम में क्या होती है? रिटर्न हो जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट किसी सरफेस से टकरा करके सेम मीडियम में, ध्यान रखना मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, मीडियम अगर चेंज होगा तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेम मीडियम में रिटर्न हो जाए तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि मिरर है। मिरर में क्या होता है? एक साइड सिल्वर पॉलिश्ड होता है। अगर ये साइड सिल्वर पॉलिश्ड है तो ध्यान रखना रिफ्लेक्शन इसके अपोजिट फेस से होगा। जो भी सरफेस इसका सिल्वर पॉलिश होता है, रिफ्लेक्शन उसके अपोजिट फेस से होगा। और इसे, ये क्या है? जो लाइट आ रही होती है मिरर की तरफ, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लौट के राइट जा रही है, उसकी तरफ जो लाइट जो रे आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और टकरा करके जो वापस जाती है, यानी इस सरफेस से अवे जो जा रही है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और एक ऐसा होता है लाइन जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। कौन सी? एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, और एक क्या हो गया? नॉर्मल। इंसिडेंट रे ऐसी वो रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अवे जा रही होती है, वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या है? इससे 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है वो क्या है? नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आई क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कौन सा एंगल होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, इंसिडेंट रे कौन सा होता है? ये एंगल बिटवीन, कौन सा? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ध्यान रखना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा, ये एंगल इंपॉर्टेंस है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, ऐसा एंगल जो किसके बीच में बनता है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, क्या है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
अब ये जब रिफ्लेक्शन जो होता है, इस रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कुल 2 लॉ होते हैं। जब भी रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा तो इन 2 लॉ को फॉलो जरूर करेगा। इसमें से पहला लॉ ये कहता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होगी, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगी। क्या होंगी? एक ही प्लेन में लाई करेंगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होगा, ये ऑल लाइज इन सेम प्लेन। क्या होंगी? सभी क्या होंगी? सेम प्लेन में लाई करेंगी। इंसिडेंट, जैसे अभी मैंने तीनों को कहाँ बना रखा है? पेपर के प्लेन में बना रखा है ना। तो ये क्या हो गया? ये किसको फॉलो कर रहा है? ये हो गया आपका ऐसे ही दूसरा ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये 2 लॉ इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बेसिक्स हैं। 10th क्लास में रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन का जो भी होता है हिसाब किताब, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। वैसे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जो तुम लोगों के है वो है स्फेरिकल मिरर। तो हम बात करेंगे अब स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ये स्फेयर के एक पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये स्फेयर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये स्फेयर के एक पार्ट होते हैं। उसके किसी एक सरफेस पे, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक सरफेस पे क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो जिस सरफेस पे पॉलिश करेंगे उसके अपोजिट साइड में जो भी सरफेस हो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन का काम करेगा। तो ऐसे ही जब हम एक स्फेयर का एक पार्ट, जैसे ये एक स्फेयर हो गया, पूरा ये स्फेयर हो गया। अब मैंने एक इसका पार्ट उठा लिया। अब इसके मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो अंदर वाले पे मैं पॉलिश कर सकता हूँ या मैं इसके बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश कर सकता हूँ। तो अगर अंदर वाले पे पॉलिश करूँगा तो बाहर वाला सरफेस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। अगर बाहर वाले पे पॉलिश करूँगा तो अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह के मिरर बन के आते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें हम बाहर वाले सरफेस पे क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और जब बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश कर देंगे तो इस केस में रिफ्लेक्शन का काम क्या होगा? अंदर वाले सरफेस से होगा। और दूसरा मिरर ऐसा होता है जिसमें हम अंदर वाले सरफेस पे पॉलिश कर देते हैं, और जब अंदर वाले सरफेस पे पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन का काम क्या होगा? हमारे बाहर वाले सरफेस से होगा। तो इस तरह से, इस बेसिस पे मिरर हमारे 2 तरह के होते हैं। इस मिरर को बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होता है? जिसके बाहर वाले सरफेस पे क्या होता है? पॉलिश होता है, और अंदर वाला सरफेस क्या करता है? इसके क्या करता है? ये अंदर वाला सरफेस जो होगा वो रिफ्लेक्शन का काम करेगा। और इस मिरर को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर होता है जिसमें अंदर वाले सरफेस पे क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, और बाहर वाला सरफेस क्या होता है? इसमें रिफ्लेक्शन का काम करता है। ध्यान रखना, जिस भी सरफेस पे हम क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे, रिफ्लेक्शन का काम उसके जस्ट अपोजिट जो सरफेस होगा वो करेगा। अब यहाँ पर कुछ डेफिनीशन है वो पता होने चाहिए। एक तो जो इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, ऐसे तो दिख रहा है। जब अगर मिरर तो जनरली 3 डायमेंशन होगा ना, ऐसे होगा। तो इस पॉइंट पे जो बीच वाला पॉइंट होगा, देखो मिरर ऐसे तो हम तो केवल इतना ही पोर्शन दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा। ये क्या होगा? इसके जो सेंटर में जो पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या होगा? पोल होगा। ठीक है, तो मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। तो पोल बेसिकली क्या होता है? ये होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी रिफ्लेक्टिंग इसके सरफेस हैं उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है। और ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जनरली मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब मैंने कहा कि देखो स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेयर का एक पार्ट है, पूरा स्फेयर ये है, और स्फेयर का मैंने एक पार्ट ले लिया और इस पे मैंने अंदर पॉलिश कर दिया या बाहर पॉलिश कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर इस स्फेयर को हम कंप्लीट करेंगे तो कहीं एक पॉइंट पे क्या आएगा, इसका एक सेंटर आएगा। इस पूरे स्फेयर का कहीं एक पॉइंट पे क्या आएगा, सेंटर। जैसे मान लो ये स्फेयर था तो इस पॉइंट पे इसका सेंटर था। तो ऐसे ही अगर मैं इस स्फेयर को कंप्लीट करता तो इस स्फेयर को कंप्लीट करने पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं एक इसका सेंटर होता, या ऐसे ही इसको मैं कंप्लीट करता तो एक कहीं पर क्या आता है, इसका सेंटर आता। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं सेंटर। सी यहाँ पर क्या है, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, से जिस भी क्या है, जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फेयर का एक पार्ट है। वो क्या है, स्फेयर का एक पार्ट है, और वो जिस स्फेयर का पार्ट होता है उस स्फेयर का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स द सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच मिरर इज डिराइव। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ sphere from where mirror is derived या टेकन। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर से बाहर होता है। क्यों, देखो ऐसे सीधी सीधी ऐसे है, हमारा जो सेंटर ऑफ, यहाँ पे देख लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे है ना। अब मिरर तो ये वाला पोर्शन हो गया, तो क्या इस पे लाई कर रहा है, ये नहीं है ना, इससे बाहर है ना। तो ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, मिरर से बाहर होता है। ये मिरर के ऊपर नहीं होता है, मिरर के अंदर नहीं होता है, ये मिरर उस स्फेयर के अंदर होता है जिस स्फेयर का मिरर पार्ट है। लेकिन पर्टिकुलर मिरर की अगर बात कर लें तो ये मिरर से क्या होता है, ये मिरर से बाहर होता है। एक और डेफिनेशन आएगी और वो है फोकस। यहाँ पर एक और टर्म आएगा, फोकस। देखो फोकस क्या होता है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो वो क्या होती हैं, एक पॉइंट पे आके सेंट्रलाइज हो जाती हैं या सेंट्रलाइज होती हुई अपीयर होती हैं। जैसे अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट को क्या करेगी, कट करेगी। ये ऐसे जाएगी और यहाँ पर क्या करेगी, कट करेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। लेकिन कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये क्या होती है, ये ऐसे निकल जाती है, क्योंकि सेम मीडियम में जाना ना, मिरर को पार करके इधर तो आ नहीं सकती। मैंने क्या कहा, रिफ्लेक्शन तो तभी होगा जब हमारा क्या रहेगा, सेम मीडियम रहेगा। तो ये तो ऐसे जाएगी। लेकिन हम अगर पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर ये क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हुई अपीयर होगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फोकस। यानी अगर मैं बात करूं, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेगी उसे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और यहाँ पे कट नहीं करिए, रे तो ऐसे आई और ऐसे निकल गई। यहाँ पर ये पीछे बढ़ाने पर, जब पीछे बढ़ाने वाला आए तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अपीयर। महसूस हो रही है, ये क्या हो रही है, कट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, अपीयर्स टू कट। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसका फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों में अलग अलग डेफिनेशन बनेगा। कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर में इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। ठीक है,
अगर इंसिडेंट रे, ये क्या है तो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जहाँ पे कट कर रही है उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, उस पॉइंट को बोल रहे हैं फोकस। ठीक है, इफ इंसिडेंट रेज parallel to the principal axis, then the point where it intersect after reflection to the principal axis is called focus for the concave। और यहाँ पर कट नहीं करे, यहाँ पे क्या हो रहा है, appears to intersect। तो अगर इसी को हम कन्वेक्स मिरर के केस में कहें, फोकस को डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा यहाँ पर, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द पॉइंट वेयर इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, then the point where it appears to intersect after reflection is called फोकस। ठीक है, तो फोकस दोनों केस में होगा, बस ध्यान रखना थोड़ा डेफिनेशन यहाँ पे फर्क होगा। इस केस में जो फोकस होगा वो सीधे सीधे आके इंटरसेक्ट करेगा फोकस पे, और यहाँ पर इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर